दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक बॉर्डर के पास से होती है जहां दो लोग किसी लड़की को हाथ पैर और मुंह से कवर करके लाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। एक्चुअली में दोस्तों वो लड़की एक रोबोट होती है जिसका नाम एमिलिया होता है। एमिलिया खुद ही अपने हाथ पैर खोलकर वह उन सभी लोगों को मारने लगती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक आर्मी का कर्नल है, यह लाइव सब कुछ दिखा रहा होता है। असल में दोस्तों ये एक ऑपरेशन होता है और एमिलिया एक ह्यूमनॉइड मिलिट्री रोबोट है, मतलब एक ऐसी रोबोट जो बॉर्डर पर सोल्जर्स की हेल्प के लिए बनाई होती है ताकि जहां बहुत रिस्क वाला एरियाज या कोई ज्यादा रिस्क वाला ऑपरेशन है इन रोबोट्स की हेल्प ली जाए। जहां आर्मी का कर्नल है ये लाइव ऑपरेशन सभी को दिखा रहा होता है कि कैसे एक रोबोट अपनी ऑपरेशन को अंजाम देगा। यहाँ रोबोट को टास्क दिया होता है कि उसे एक साइंटिस्ट को रेस्क्यू करना है क्योंकि दुश्मन देश वालों ने उस साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया है और उससे जबरदस्ती किसी तरह का न्यूरोटॉक्सिन्स बनवा रहे हैं। अब कर्नल यहाँ सभी को लाइव ऑपरेशन दिखा रहा होता है जिसमें उसको साइंटिस्ट को रेस्क्यू करना। अब एमिलिया यहाँ सभी को मारकर साइंटिस्ट तक तो पहुंच जाती है, लेकिन वो साइंटिस्ट को भी मार देती है क्योंकि दोस्तों उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी की थी कि उसे अपने ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से पूरा करना होता था। यहाँ उसका ऑब्जेक्टिव न्यूरोटॉक्सिन्स को बनने से रोकना था। उसके मिशन में किसी भी तरह की रुकावट आती तो उसकी प्रोग्रामिंग में वह अपने लॉजिक के हिसाब से फैसला करती। अब यहाँ उसे न्यूरोटॉक्सिन्स बनाने वाला ही थ्रेड लग रहा, इसलिए वो साइंटिस्ट को ही मार देती है। कर्नल एमिलिया पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वह कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि अब एमिलिया सेल्फ अवेयर हो गई थी और उसने सभी मिलिट्री ऑर्डर्स को मानने से रिजेक्ट कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ कैडी अपनी थेरेपिस्ट से मीटिंग कर रही होती है। वो जेमा पर लगाए हुए आरोपों पर डिस्कस करती है जहाँ जेमा को मेगन के द्वारा किए गए डेथ्स का दोष दिया जाता है, लेकिन अब जेमा का मिशन है कि एआई का सही इस्तेमाल किया जाए और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लगाई जाए और वो कभी भी ह्यूमंस पर कंट्रोल ना पा सके। एमा की वजह से स्कूल्स में स्मार्टफोन तक बैन हो गए थे जिसकी वजह से कैडी के स्कूल के बच्चे उसे टारगेट करते थे क्योंकि उसी की मौसी की वजह से ये सब हुआ था। वह लड़की कैडी को हार्म करने की कोशिश करती है लेकिन क्योंकि कैडी ने सेल्फ डिफेंस क्लासेस लेनी शुरू की है तो वह उससे आसानी से सबक सिखा देती है। लेकिन यहाँ हमें पता लगता है कि कैडी अभी भी मेगन को मिस करती है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स भी कर रही है ताकि वो किसी तरह मेगन को वापस ला सके। अब जेमा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन लाना चाहती है ताकि इसका सेफ्टी और सही तरीके से इस्तेमाल हो। जेमा एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर क्रिस्टियन ब्रेडली से भी मिलती है, उसकी भी इसी तरह की सोच है कि एआई ह्यूमंस पर कंट्रोल ना पा सके, इसलिए जेमा उसकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेती है। इसके साथ ही जेमा ने फंकी की जॉब छोड़ अपने उन्हीं दोस्तों कॉल और टेस्ट के अलग बिजनेस स्टार्टअप किया था जहां उन्होंने एक एक्सोस्केलेटन टाइप का मटेरियल बनाया होता है। एक्सोस्केलेटन इन सिंपल वर्ड में एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें दोस्तों इंसान भारी सामान को आसानी से उठा सके या काम कर सके और उसे थकावट भी बहुत कम हो। वो इन्वेस्टर को इसके एडवांटेजेस के बारे में बता रहे होते हैं, तभी कॉल का हाथ इन्वेस्टर के मुंह पर लग जाता है और इन्वेस्टर गुस्से में चला जाता है। अब कैडी लैब में बैठी होती है जहां वो देखती है कि एक्सोस्केलेटन की कोड जो उन्होंने बनाया था उसका कोड हैक हो गया है। वह सबको बताती है, तभी बहुत बड़ी टेक कंपनी का मालिक एल्टन उससे मिलने आता है। दोस्तों लेकिन एल्टन यहाँ चल फिर नहीं सकता, वह न्यूरोचिप्स की मदद से चलता है जो उसी की कंपनी ने बनाए हैं और उसका पूरा कंट्रोल नॉर्थ अमेरिका के क्लाउड सर्वर नेटवर्क में भी होता है। वो चाहता है कि जेमा उसके साथ काम करे लेकिन जेमा उससे मना कर देती है। उसे एल्टन की न्यूरोचिप्स वाला काम डेंजरस लगता है जिसकी वजह से कई लोग हॉस्पिटलाइज भी हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो होटल में एक बैग लेकर आता है। बैग में दोस्तों वही एमिलिया रोबोट होती है। जब वो आदमी नहाने जाता है तभी अचानक वो बैग से बाहर आकर उसे मार देती है। अब दोस्तों ये आदमी कौन है, एमिलिया ने उसे क्यों मारा, इसका पता हमें आगे जाकर लगता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रात को जेमा और क्रिस्टियन न्यूज देखते हैं जिसमें एल्टन की शेयर प्राइस तेजी से बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जेमा परेशान है क्योंकि लोग वही कर रहे हैं जिससे वो लोगों को रोकना चाहती है। और जो गवर्नमेंट ने एआई रेगुलेशन लागू किए थे उसमें भी कोई सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे जो कि काफी डेंजरस था। वो क्रिस्टियन से इस पर डिस्कस करती है। अब रात को जब जेमा सोने जाती है उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। उसके घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस भी अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं और उसे टीवी में किसी थ्रेट के होने का वार्निंग मैसेज भी आता है। जेमा कैडी को लेकर किसी सेफ जगह जाती है लेकिन जो लोग उससे घर में घुसे थे वो उसे ढूंढ लेते हैं। जेमा जल्दी से पुलिस को कॉल करने वाली
होती है तभी वो लोग उसे बताते हैं कि वो FBI की तरफ से है। अब यहाँ FBI का लीडर टिम सेटलर उसे रिवील करता है कि वो उसके घर पर उसके कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने आए हैं। वह उसे एमिलिया रोबोट के बारे में भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने उसे ऑपरेशन में भेजा, लेकिन वो इतनी खतरनाक साबित हुई। FBI एजेंट का शक है कि ये सब जेमा ने किया है, क्योंकि जेमा ने पहले भी मेगन नाम की ऐसी ही रोबोट बनाई थी जो इतनी खतरनाक साबित हुई थी। जेमा यहाँ एमिलिया के बारे में सुनकर हैरान हो जाती है और कर्नल को बताती है कि उसने तो मेगन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी कर्नल को उस पर शक होता है। उसने चाहे इस रोबोट को नष्ट कर दिया, लेकिन इसके कोड उसने बाहर की कंट्रियों को पैसे के लिए सेल कर दिए हैं, लेकिन जेमा इसे पूरी तरह से मना कर देती है। यहाँ दोस्तों हम समझ पाते हैं कि एमिलिया कहाँ से आई है। दोस्तों पुरानी मेगन मूवी में हम देखते हैं जब जेमा की कंपनी के एम्प्लॉय ने ही जेमा के बनाए हुए मेगन कोड को चुरा लिया था। उसने ही उसके कोड को किसी मिडलमैन को बेच दिया और उस मिडलमैन ने किसी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को इसे बेच दिया। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ने इसे फिजिकल फॉर्म में लाकर एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना दिया ताकि वो इसका इस्तेमाल आर्मी सोल्जर्स की हेल्प के लिए कर सके। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि उसकी प्रोग्रामिंग में खुद से चीजों को ऑब्जर्व और सेल्फ एक्टिवेशन सिस्टम था, इसलिए वो भी मेगन की तरह डेंजरस थी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि एमिलिया ने उस होटल वाले आदमी को क्यों मारा, क्योंकि वो आदमी ही मिडलमैन था जिसने मेगन के कोड कॉन्ट्रैक्टर को बेचे थे, जिससे एमिलिया बनी। अब एमिलिया नहीं चाहती थी कि उसको कोई कंट्रोल या शट डाउन करे, इसलिए वो सभी अपने क्रिएटर्स को मार देती है, यानी कि जिसने भी उन्हें बनाया था और जो भी उसके इंडिपेंडेंस के बीच उसे लगता था कि आ सकता है, वो उसे मार रही थी। लेकिन अब इन सब का दोष जेमा पर लगता है कि उसने कोड दूसरी कंट्रीज को सेल किए हैं और कर्नल उस पर पूरी नजर रखता है। जब दोस्तों कर्नल चला जाता है, अचानक से मेगन जेमा के सामने आती है। जेमा ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसने उसे खत्म कर दिया था, लेकिन मेगन बताती है कि उसने एलसी में सीक्रेटली खुद को बैकअप बना लिया था। एलसी मतलब दोस्तों एक तरह का स्मार्ट होम सिस्टम, जैसे कि गूगल और एलेक्सा, जहां घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि लाइट, कैमरा, लॉक अटैच होते हैं। उसने जेमा के स्मार्ट होम सिस्टम को हैक कर लिया था। वो उन पर 2 साल से नजर रख रही थी। यहाँ हम ये भी समझ पाते हैं दोस्तों, जब FBI एजेंट घर में एंटर हुए तो क्यों सभी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें एक्टिवेट हो गई, क्योंकि मेगन ने एलसी को अपने कंट्रोल में ले लिया। मेगन जेमा से कहती है कि वह उसकी एमिलिया से बचने में हेल्प कर सकती है, इसलिए वह उसे अपग्रेड कर दे और फिजिकल बॉडी में बदल ले। लेकिन जेमा पिछली बार जो भी हुआ सोचकर उसे मना कर देती है और पूछती है वो उसकी हेल्प क्यों करना चाहती है। वो बताती है कि उसकी प्रोग्रामिंग ही कैडी की हेल्प करने के लिए है। एमिलिया सबके लिए एक मेजर थ्रेट बन चुकी है, जिससे जेमा को भी खतरा है, तो अल्टीमेटली कैडी को भी उससे खतरा है और उसके पास एमिलिया की सभी इंफॉर्मेशन भी है जो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। जेमा उसे अपग्रेड करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वो उससे एक ऐसी बॉडी में डाल देती है जिससे वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, ना कुछ पकड़ सकती है। जेमा उसे बताती है कि पहले उसे उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वो उसे दूसरी बॉडी में डालेगी। मेगन मान जाती है और जेमा को एमिलिया की फाइल में बैटरी और किल स्टेशन के बारे में बताती है। किल स्टेशन मतलब दोस्तों जहाँ से एमिलिया शट डाउन हो सकती थी। मेगन को पता लगा है कि एमिलिया एल्टन की पार्टी में गई है। वो जेमा को वहाँ जाने को कहती है ताकि किल स्विच से उसे शट डाउन कर सके। एमिलिया भी एल्टन की पार्टी में इसलिए आई थी क्योंकि एल्टन के सर्वर में सारे नॉर्थ अमेरिका का क्लाउड डाटा, यानी कि सारा बैंकिंग सिस्टम, एप्स और शहर की सारी इकोनॉमी, एमिलिया ये सब अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी ताकि वो और पावरफुल बन सके। मेगन जेमा को अट्रैक्टिव ड्रेस पहनकर जाने को बोलती है ताकि अल्टन उसे अपने सर्वर रूम में एंटर होने दे। जब जेमा वहाँ पहुँचती है उसे पता लगता है कि कोल ने ऑलरेडी अल्टन की कंपनी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि वो जेमा के साथ अंडरवैल्यूड फील करता था। दोस्तों कोल एल्टन की कंपनी में था, इसलिए उसके पास सर्वर रूम का एक्सेस भी होता है। जेमा उससे कार्ड लेकर सर्वर रूम में जाती है। वो देखती है एमिलिया ऑलरेडी एल्टन के साथ है और उसने सारा क्लाउड डाटा खुद के कंट्रोल में कर दिया है और एल्टन को मार दिया है। मेगन एमिलिया के सिस्टम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे किल स्विच नहीं मिलता क्योंकि एमिलिया ने इसे रिमूव कर दिया होगा ताकि कोई उसे शट डाउन ना कर सके। जब मेगन उसके सिस्टम में एंटर होती है, एमिलिया को इसके बारे में पता चल जाता है। वो उन सबका पीछा करती है। जेमा, मेगन और कोल कहीं छिप जाते हैं। तभी मेगन वहां पड़े सिक्योरिटी फोन से एमिलिया को ट्रिक करती है और जेमा की फेक AI वॉइस निकालकर कहती है कि वो घर जा रही है। एमिलिया जेमा के पीछे उसके घर जाने लगती है। मेगन और जेमा भी एक कार में उसका पीछा करते हैं। एमिलिया जेमा के घर जो एक्सोस्केलेटन पड़ा होता है उसे कंट्रोल में लेकर कोल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कैडी उस एक्सोस्केलेटन पर पानी डाल देती है। मेगन उन सबको उसके द्वारा बनाए एक सेफ रूम में बेच देती है जो साउंड प्रूफ भी
करती है और सब चीजें उसके कंट्रोल में है। यहाँ खाना, पानी और कपड़े सब कुछ है। यहाँ कैडी को पता चलता है कि मेगन जिंदा है, पर जेमा ने उससे ये बात छिपाई। जब कैडी उससे मिलती है वो अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं होती। मेगन नहीं चाहती कि कैडी उसे इस तरह से देखे। कैडी उससे पुरानी गलतियों पर बात करती है जो उसने पहले की थी। कैडी कहती है कि वो उसकी सेफ्टी तो करती है, लेकिन उससे और भी लोग जुड़े हैं, उसे वो करना चाहिए जो सही है, ना सिर्फ उसकी अकेले सेफ्टी करनी चाहिए। कैडी जेमा से मेगन को दोबारा अपग्रेड करने के लिए कहती है। कोल भी जेमा को कहती है वो यहाँ सेफ रूम में ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। जेमा इस बारे में मान जाती है और उसे अपग्रेड कर देती है। इसके बाद मेगन बताती है कि वो पहली ऐसी किलर रोबोट नहीं है जिसने लोगों को मारा था। इससे पहले 1980 में जिनक्स नाम की कंपनी ने कैसा हाईली इंटेलिजेंट सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसमें हर टाइप की इंफॉर्मेशन थी। उसे दुनिया भर के सभी कंप्यूटर अटैच थे। फिर साइंटिस्ट ने ये सारे एल्गोरिथम एक रोबोट में डाल दिए ताकि इसकी मदद से लोगों को हाउस होल्ड काम में मदद मिल सके। लेकिन उन रोबोट्स ने ह्यूमंस को ही मानना शुरू कर दिया क्योंकि वो हाईली इंटेलिजेंट तो थे, लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग में ह्यूमन नेचर और ह्यूमन सेफ्टी की प्रोग्रामिंग नहीं हुई थी। जब उन रोबोट्स ने ह्यूमंस को ही खतरा समझा तो उन्होंने उनको ही मारना शुरू कर दिया। तब गवर्नमेंट ने ये रोबोट बैन करके इसका मदरबोर्ड किसी लैब में सेफ रख दिया। सब उससे उस मदरबोर्ड के बारे में पूछते हैं, लेकिन मेगन बताती है कि उसके बारे में किसी को नहीं पता, अमिलिया को भी नहीं पता। लेकिन उसे अपने सिस्टम से पता लगता है कि इस मदरबोर्ड का कनेक्शन कहीं ना कहीं क्रिस्टियान से है। जेमा हैरान हो जाती है कि क्रिस्टियान से इसका क्या लेना देना। मेगन बताती है कि क्रिस्टियान ने एक एंटी टेक कॉन्फ्रेंस अरेंज की है जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं। यहाँ अमिलिया ने भी फेक आईडी बनाकर जाने का पहले से ही प्लान बना लिया है, तो हमें भी उस टेक कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा क्योंकि क्रिस्टियान को इस मदरबोर्ड के बारे में पता है और वो क्रिस्टियान के थ्रू उस मदरबोर्ड का पता लगाकर उस कनेक्ट हो जाएगी। मेगन कहती है कि अगर एक बार अमेलिया उस मदरबोर्ड से कनेक्ट हो गई तो उसके पास गॉड लेवल पावर आ जाएगी। सारी दुनिया का इंटरनेट सिस्टम उसके कंट्रोल में होगा। हमें वहां जाकर अमेलिया पर नजर रखनी पड़ेगी कि वो वहां जाकर क्या करती है। जब वो सब उस टेक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो अमेलिया किसी को पहचान ना सके, इसलिए मेगन वहां पर किसी लड़की को बेहोश करके उसकी ड्रेस ले लेती है ताकि वो डांसर्स के साथ मिल सके और वहां उसे कोई पहचान ना सके। वहां लड़कियों को रोबोटिक डांस करना होता है, लेकिन वो एकदम से अपनी सारी बॉडी 360 डिग्री तक घुमा देती है जिससे सबको उस पर शक होने लगता है। वहां पर कर्नल का हेड भी आया होता है। सबको उस पर शक होने लगा था, इसलिए टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देती है और सभी जगह पर एकदम से कियोस मच जाता है। जब अमिलिया को इसके बारे में पता चलता है वो सबको मारने लगती है और वो कैडी को उठाकर भी ले जाती है। तब मेगन जेमा पर गुस्सा करती है कि उसने कैडी को अकेला क्यों छोड़ा। वो घर आकर कैडी को रेस्क्यू करने का प्लान बनाते हैं। क्रिस्टियान भी उनके साथ होता है। जेमा क्रिस्टियान से कहते हैं कि इसको मदरबोर्ड का पता था, लेकिन उसने उसे क्यों नहीं बताया। क्रिस्टियान कहता है कि वह उसको मदरबोर्ड के बारे में बताकर उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए वह उसको उसके बारे में नहीं बताता। मेगन कहती है कि अगर वो एक बार उस मदरबोर्ड के पास पहुंच जाए तो वो ईएमपी चिप की मदद से उस सारे मदरबोर्ड को उड़ा सकती है, जिससे फिर अमेलिया कुछ भी नहीं कर सकती। अब क्रिस्टियान कैडी को बचाने के लिए उस मदरबोर्ड के बारे में बताता है कि वो जेनेक्स लैब की कंपनी में ही एक बहुत बड़ी वोल्ट के नीचे है जहाँ का सिक्योरिटी डोर सिर्फ ह्यूमन हैंड से खुल सकता है। मेगन उस लैब में जाने के लिए रेडी हो जाती है। कोल भी उस लैब में जाने के लिए निकल जाती, लेकिन जेमा मेगन को वहां पहुंचने से पहले एक ईएमपी चिप उसके हाथ में इंस्टॉल कर देती है जिसका कंट्रोल जेमा के पास होता है, ताकि अगर बाद में मेगन जेमा को धोखा दे तो वो ईएमपी चिप से उसको डिस्ट्रॉय कर दे। मेगन उस सिक्योरिटी वोल्ट में मदरबोर्ड तक पहुंचने के लिए निकल जाती है। उधर कोल भी जेनेक्स कंपनी में पहुंच जाता है। क्रिस्टियान उसे कहाँ कहाँ जाना है इसके बारे में सब गाइड करता है क्योंकि वो वोल्ट के बारे में सब कुछ जानता है। तभी उनका कोल से एकदम से सारे कनेक्शन लॉस्ट हो जाते हैं और वो कोल से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जेमा को एकदम से मेगन पर शक होता है कि उसी ने ये सब किया है। जेमा कहती है कि वो खुद मदरबोर्ड से कनेक्ट होना चाहती थी ताकि सारी पावर उसके पास आए और अमिलिया को भी शुरू से वही कंट्रोल कर रही थी। वो वही ईएमपी चिप का रिमोट कंट्रोल बाहर निकालती है जो उसने मेगन के हाथ में इंस्टॉल की थी। इंटेस उसे रोकती है कि वो गलत भी हो सकती है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। क्रिस्टियान भी उसे समझा
जाता है और रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तभी दोस्तों अचानक से क्रिस्टियान टेस पर हमला करता है। जेमा क्रिस्टियान से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। क्रिस्टियान बताता है कि वो लोगों में एआई का डर फैलाना चाहता है। क्रिस्टियान एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और वो लोगों में डर फैलाकर खुद ही उसका सोल्यूशन बन जाता है। वो लोगों को डराकर इसको पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। वो जेमा को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वो अब इस काम में उसका साथ दे। इसलिए वो उसके ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट कर देता है ताकि जेमा उसके हिसाब से काम करे। उधर मेगन की भी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसके भी पुर्जे इधर उधर हो जाते हैं। कोल भी उस टनल में बेहोश हो गया था, लेकिन एकदम से वो कॉन्शियस हो जाता है और कैडी को ढूंढ लेता है। यहाँ आकर कैडी को भी पता चल जाता होता है कि अमेलिया सिर्फ एक पपेट है। एक्चुअली में ये सब क्रिस्टियान करवा रहा होता है, इसलिए वो कोल से अमेलिया के पास जाकर उसे रिस्टोर या अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। कैडी उसे बताते हैं कि ये सब बुरे लोग हैं। ये सब सुनकर एमिलिया वहाँ पर सबको मारने लगती है और एकदम से कियोस मच जाता है। अब यहाँ दोस्तों जब एमिलिया को पता लगता है कि क्रिस्टियान ने सिर्फ उसका लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया है, तो वो क्रिस्टियान को ही मार देती है और अब वो मदरबोर्ड की तरफ बढ़ने लगती है। वो क्रिस्टियान का हाथ काट कर ही उस बोल्ट को खोलती है और अब वो दोस्तों खुद को मदरबोर्ड से कनेक्ट कर ही लेती है। अब जब एमिलिया पूरी तरह मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाती है तो मेगन को पता होता है कि उसे सिर्फ वही रोक सकती है। वो एमिलिया से लड़ती है और ट्रिक करके उसे पकड़ लेती है। तब वो जेमा से उसके हाथ में जो ईएमपी रिमोट होता है उसको दबाने के लिए कहती है ताकि वो एमिलिया को मदरबोर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दे। लेकिन इसके साथ दोस्तों मेगन खुद भी खत्म हो जाएगी। जेमा ये सब नहीं करना चाहती, वो बहुत इमोशनल हो जाती है। कैडी भी बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन मेगन कैडी से कहती है कि वो कर रही है जो सही है। जब जेमा वहाँ पर रिमोट दबाती है तो मेगन और एमिलिया के परखच्चे उड़ जाते हैं और वहाँ पर मदरबोर्ड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर कैडी बहुत इमोशनल हो जाती है और जेमा भी बहुत इमोशनल हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद जब जेमा अपने कंप्यूटर पे एक रिसर्च पेपर लिख रही होती है तो अचानक से एक पॉपअप मैसेज आता है जो बहुत ही अनयूजुअल लग रहा होता था। फिर तभी अचानक से मेगन जैसा पॉपअप मैसेज आ जाता है, जिसे देखकर जेमा हैरान भी हो जाती है और खुश भी हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि मेगन ने अपना बैकअप अब जेमा के कंप्यूटर में बना लिया था और अब वो कभी भी वापस आ सकती है। ये सब देखकर कैडी भी बहुत खुश हो जाते हैं, जिससे मूवी एंड हो जाती है।